सो वेलकम टू तरुण आईएएस। माय नेम इज रोहित कुमार। आज हम बात करेंगे 9 नवंबर 2022 के डेली करंट अफेयर के बारे में, जो जैसा कि हम डेली डिस्कस करते हैं द हिंदू और इंडियन एक्सप्रेस से लिया जाता है। आज का जो 6 बहुत ही महत्वपूर्ण जो करंट अफेयर है उसकी चर्चा कर रहे हैं। सबसे पहले जो अगर इसकी बात किया जाए तो हम बात करेंगे मातृभाषा के संरक्षण। आप सभी को पता है हर देश की अपनी एक मातृभाषा है। हमारी भारत देश की भी अपनी मातृभाषा है, लेकिन राष्ट्रीय भाषा की अगर बात किया जाए तो दोनों में अंतर है। भारत की कोई अपनी राष्ट्रीय भाषा नहीं है, पर भारत की बहुत सारी मातृभाषा है। हमारे देश के गृह मंत्रालय खबर में क्यों है इसकी चर्चा करेंगे। गृह मंत्रालय ने देश की 576 भाषाओं का फील्ड वीडियोग्राफी के साथ भारत का मातृभाषा संरक्षण पूरा किया। उदाहरण के तौर पर अगर बात करूं तमिलनाडु की मातृभाषा तमिल हुआ। अगर बिहार की मातृभाषा आपका हिंदी है, या फिर आप मैथिली कह सकते हैं, या कह सकते हैं आंगिक कह सकते हैं। तेलुगु हो सकता है तेलंगाना के लिए, वहीं पर बंगाली हो सकता है बंगाल के लिए, वहीं पर उड़िया हो सकता है उड़ीसा के लिए। तो हर राज्य की अपनी मातृभाषा है ना बात। तो गृह मंत्रालय ने देश में 576 मातृभाषा का वीडियो रिकॉर्डिंग किया और प्रत्येक देश की मातृभाषा का मूल स्वाद को संरक्षित और विश्लेषण करने के लिए राष्ट्रीय सूचना विकास केंद्र जिसे एनआईसी के वेब संग्रह पर स्थापित करने की योजना बनाई गई थी। ये मातृभाषा संरक्षण और बहुत जरूरी भी है इस चीजों का, क्योंकि भाई संस्कृति संरक्षित रखना चाहिए। संस्कृति का संरक्षण बहुत जरूरी है और भाषा भी संस्कृति का एक हिस्सा है, कल्चर का एक हिस्सा है। लैंग्वेज इज ऑल्सो द पार्ट ऑफ द कल्चर। जब आप एंथ्रोपोलॉजी और सोशियोलॉजी को जब आप पढ़ेंगे तो, है ना, थोड़ी सी डिटेल में चर्चा करते हैं। भारत की मातृभाषा संरक्षण क्या है इसके बारे में जानते हैं। कहता है एक परियोजना है, एक योजना है, एक प्लान है जिसके तहत मातृभाषा का संरक्षण करता है और सर्वेक्षण के माध्यम से 2 या 2 से अधिक अगर हम जनगणना दशकों से लगातार लौटाई जा रही है उसको संरक्षित करने की बात करता है। यह चयनित भाषा की भाषाई विशेषताओं का एक दस्तावेजीकरण है। एक तरीके से उसको दस्तावेज के तौर में उसको स्थापित कर दिया गया है। 2011 में 11 की भाषाई जनगणना के आंकड़े में विश्लेषण की बात करें तो भारत में 19,500 से भी अधिक भाषा और बोलियां बोली जाती है। कहा जाता है ना हर कोस पर बोली बदलता है ना। तो ऐसे ही यहां पर है कि 2011 की अगर भाषा का संरक्षण किया जाए उस तक भारत में 19,500 से अधिक भाषा और बोलियां बोली जाती है। लेकिन मातृभाषा श्रेणी प्रतिवादी द्वारा प्रदान किया गया एक पदनाम है, लेकिन वास्तविक भाषा का माध्यम समान नहीं होना चाहिए। तो 19,569 रिटर्न को भाषाई जांच, संपादन, युक्तिकरण इन सभी चीजों में किया गया, जिसमें से 121 मातृभाषाओं और महत्वपूर्ण महापंजीकरण जनगणना के आधार पर ये सब किया। सिंपल से संरक्षण आपके एग्जाम में यही पूछेगा, मातृभाषा के संरक्षण से संबंधित किस मंत्रालय में काम करता है ना। तो हमने ये देखा कि भाई 2011 की जनगणना के अनुसार हिंदी सबसे व्यापक रूप से बोली जाती है भारत में, इसीलिए हिंदी को कनेक्टिव लैंग्वेज कहा जाता है। 70% की जनसंख्या भारत के अंदर में हिंदी भाषा बोलती है, इसीलिए इसे कनेक्टिंग लैंग्वेज या प्रसार भाषा के तौर पर हिंदी को माना जाता है ना। यहां पर आप देख सकते हैं जिसमें से 52.8 करोड़ लोग यानी कि 43.6% लोग अपनी मातृभाषा इसे घोषित कर चुके हैं। भारत के अंदर में जैसे कहा ना, यूपी हुआ, बिहार हुआ, मध्य प्रदेश, ये सभी राज्य जो है हिंदी को अपनी मातृभाषा के तौर पर इसे माना है। अगला जो है आपका बंगाली 9.7 करोड़ व्यक्ति बंगाली भाषा बोलती है और पूरी जनसंख्या का 8% हिस्सा बंगाली भाषा का प्रयोग करता है। वहीं पर रही बात शिक्षा में मातृभाषा की बात किया जाए तो शिक्षा मंत्री द्वारा शुरू किए गए शिक्षा के मूलभूत चरणों के लिए राष्ट्रीय पाठ्यक्रम के ढांचे में सिफारिश किया और मातृभाषा 8 साल की उम्र तक स्कूल में शिक्षा का प्राथमिक माध्यम में होना चाहिए, इसकी भी चर्चा होती रही है। तो ये मातृभाषा से संबंधित ये बातें पर चर्चा की गई है ना। अब चलते हैं अगली न्यूज जो है आपका काला सागर अनाज पहल को लेकर, ब्लैक सी के बारे में। न्यूज में क्यों है इसके बारे में हम चर्चा करते हैं। काला सागर का नाम तो सुना होगा, है ना। काला सागर इसका मतलब उसका जल काला नहीं है, नाम है उसका। तो रूस की कहानी है यहां पर कि रूस पिछले हफ्ते फिर से इस पहल में शामिल हुआ है
और पुतिन ने कहा है कि मॉस्को इसे निलंबित कर देगा, लेकिन डील के साथ संबंध खत्म कर देगा। काला सागर में जो अनाज की पहल है उसके न्यूज, उससे जो है डीलिंग की बात चल रही कि भाई रूस उस किस प्रकार से उसको डील करेगा। चलिए डिटेल में हम इसके बारे में जानते हैं कि आखिर मामला क्या है। मामला यह है कि काला सागर जो है आपका अनाज दुनिया की टोकरी में रूस की कार्रवाई के कारण आपूर्ति श्रृंखला व्यवधानों से उत्पन्न खाद्य कीमतों की वृद्धि से निपटने का प्रयास कर रहा है। काला सागर अनाज दुनिया, काला सागर के आसपास के रीजन जितने भी हैं उसकी बात कही जा रही है, और टोकरी में रूस की कार्रवाई के कारण आपूर्ति। इस सौदे से में जुलाई 2022 के संयुक्त राष्ट्र और तुर्की द्वारा मध्यस्थता हुई थी। तुर्की और संयुक्त राष्ट्र के बीच में 2022 में इस सौदे को लेकर मध्यस्थता हो गई थी, काला सागर से हम अनाज ले जा सकते हैं या नहीं। इस सौदे में यूक्रेन के निर्यात के लिए सुरक्षित समुद्री मानवीय गलियारा प्रदान करने के लिए कहा गया था। केंद्रीय विचार अनाज पर्याप्त को आपूर्ति सुनिश्चित करके बाजार को शांत करना था, जिससे खाद्य मूल्य मुद्रास्फीति में सीमित हो। अब देखो, रास्ते से जिस रास्ते से गुजरेगा उस रास्ते से आपने उस रास्ते को ही ब्लॉक कर दोगे, यहां अनाज पहुंचना है यहां से, तो क्या होगा, यहां पर मुद्रास्फीति आ जाएगी, डिमांड बढ़ जाएगा, पूर्ति हुआ नहीं। तो यही स्थिति यहां पर भी देखने को मिल रहा है, यही स्थिति यहां पर देखने को मिलता है। महत्वपूर्ण क्यों है इसके बारे में चर्चा करते हैं। महत्वपूर्ण है मानवीय मामलों में समन्वय के लिए संयुक्त राष्ट्र के कार्यालय ने के अनुसार पहला शुरू होने के बाद लगभग 10.1 बिलियन टन अनाज भेज दिया गया था। संयुक्त राष्ट्र खाद्य और कृषि संगठन FAO खाद्य मूल्य सूचकांक जो है वस्तुओं की टोकरी में कीमतें में अंतरराष्ट्रीय, तो इससे रिलेटेड कुछ पॉइंट जो है आपको पूछा जा सकता है एग्जाम में, अदरवाइज इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, फिर भी एग्जाम के पॉइंट से आप दे सकते हैं। तीसरा सबसे महत्वपूर्ण चीजें है श्यामा प्रसाद मुखर्जी रुब्रंस मिशन की बात है ना। श्यामा प्रसाद मुखर्जी का नाम आपने सुना होगा। रुब्रन मिशन ASTMARM की तहत जो है मिजोरम जो है राज्य हमारा, वहां पर आइजोल, जिसकी राजधानी आइजल है, उसके जिला में एबॉक क्लस्टर पूरा होने का पहला क्लस्टर बन गया। तो पहला जो है ये रुब्रन मिशन पूरा होने वाला जो राज्य है वो आपका मिजोरम है, आइजोल के जिला है, एबॉक क्लस्टर पूरा होने का पहला क्लस्टर ये बन गया है ना। रुब्रन मिशन की बात करते हैं, थोड़ा सा इसके बारे में हम चर्चा करेंगे कि आखिर ये क्या है। मुख्य केंद्र की बात करें तो इसको ग्रामीण विकास मंत्रालय के द्वारा इसको संचालित किया जाता है, 2016 में शुरू किया गया था। ये केंद्र प्रायोजित योजना है, केंद्र सेंट्रल प्रायोजित योजना है, और ग्रामीण समुदाय में जीवन के सार को संरक्षित और पोषित करने के लिए समानता और समावेशिता पर ध्यान केंद्रित करने के लिए इस योजना को चलाया गया था, है ना, जिसे अनिवार्य रूप से शहरी प्रकृति माना जाता है। इसी को हम रुब्रन गांव का एक समूह बनाना है ना। सिंपल सी बात है। मकसद क्या है योजना का? मकसद है आर्थिक, सामाजिक और भौतिक बुनियादी सुविधाओं को व्यवस्था करने कर देश के समग्र रूप से 300 क्लस्टर विकसित किए गए। 300 क्लस्टर जो गांव है उसको विकसित किया गया। देश के ग्रामीण क्षेत्र में रुब्रन समूह को पहचान की गई, जो शहरीकरण बढ़ते हुए संकेत दे रहा है, यानी कि जनसंख्या का घनत्व वृद्धि हो रहा है, गैर कृषि रोजगार की उस स्तर, बढ़ती हुई आर्थिक गतिविधियां, ये सब कुछ मापदंड जो है इस योजना के तहत लाया गया है। अब इसके बारे में हम थोड़ा सा और जानते हैं कि जो ये योजना है आपका रुब्रन क्षेत्र के लगभग 30 से 40 लाख आबादी 15 से 20 गांवों के समूह में संदर्भित है। क्लस्टर का मतलब ये होगा ग्राम पंचायत को विकसित करना, गांव में प्रॉपर क्या चाहिए, 25,000 से 50,000 रेगिस्तान, पहाड़ी, आदिवासी, इन सभी क्षेत्रों को योग्य बनाना है, रहने योग्य बनाना। दूसरे मिशन के 2 फंड स्ट्रीम हैं। पहला, भिन्न केंद्रीय क्षेत्रों की योजनाओं को केंद्र प्रायोजित योजना और राज्य क्षेत्र में प्रायोजित योजना या CSR निधियों के माध्यम से अभिसरण करना। दूसरा, क्रिस्टल गैप फंड, जिसको CGF कहते हैं, यह रुपये तक CGF प्रदान करता है और गैर आदिवासी समूहों के लिए प्रति क्लस्टर 30 करोड़ रुपए तक का मुहैया करवाता है ना। चौथा जो है इसके बारे में थोड़ी देख लेते हैं। चौथा न्यूज है रेनबो इंद्रधनुष। नाम तो सुना होगा आपने, रेनबो इंद्रधनुष। तो एक शोध में यह पाया गया है कि जो ग्रीन हाउस गैसों का उत्सर्जन में वृद्धि का कारण बादलों के आवरण और तरल वर्षा में परिवर्तन से औसत वैश्विक वार्षिक इंद्रधनुषों दिनों के शुद्ध वृद्धि के कारण जो है आपको मतलब कह रहा है कि रेनबो जो है ना वो अभी एक रीजन है ग्रीन हाउस बढ़ने का, एक रीजन माना गया है, ऐसा शोध के माध्यम से बताया जा रहा है।
मुख्य केंद्र है, इसके बारे में चर्चा करते हैं। इंद्रधनुष एक सामान्य वायुमंडलीय प्रकाशित घटना है। यह आकाश में बहुरंगीय चाप है जिसके परिणाम स्वरूप पानी की बूंदें सूर्य के प्रकाश में आपने इंद्रधनुष को तो देखा होगा, जब बारिश होती है तो बारिश होने के दौरान जब सूर्य की किरणें जब आती है तो उस बारिश से जो पानी की बूंदे हैं उस पर रिफ्लेक्ट होकर एक सात रंग में वो बन जाता है। तो इंद्रधनुष का निर्माण पूर्ण या आंतरिक परावर्तन के कारण होता है ना, पूर्ण और आंतरिक, है ना। तो इसके कारण रिफ्लेक्शंस बोलते हैं, इंटरनल रिफ्लेक्शन, टोटल TIR कहा जाता है, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शंस के कारण, पूर्ण आंतरिक परावर्तन के कारण होता है। कोहरे, समुद्री स्प्रे, झरनों के आसपास इंद्रधनुष देखा जाता है अक्सर। इंद्रधनुष प्रकाश के अपवर्तन और परावर्तन के कारण होता है। एक प्रकाशीय भ्रम है जो वास्तव में आकाश में किसी विशिष्ट स्थान पर मौजूद नहीं होता। ये रिफ्लेक्शन है, सिंपल सा, है ना। इसकी बात इसके अंदर में प्रश्न बन सकता है इससे संबंधित, है ना। इंद्रधनुष और जलवायु परिवर्तन के बीच एक कड़ी चुनौती की बात कहा जा रहा है कि मानव गतिविधि जैसे जीवाश्म ईंधन हुआ, उसके जलाने के कारण वातावरण को गर्म कर रहा है, जिसके पैटर्न और ऊर्जा की मात्रा बनते हैं और बादल छाए रहते हैं। जलवायु परिवर्तन इस प्रकार से नमी के वाष्पीकरण और अभिसरण से प्रभावित होकर भी इंद्रधनुष की घटना बनती है। तो ये भी कारण इसमें आपको रिसर्च के माध्यम से बताया जा रहा है ना। अब नेक्स्ट जो है लास्ट आपका है हरित धुलाई, है ना। हरित धुलाई क्या है, इसको ग्रीन वॉशिंग कहते हैं। क्यों है भाई, संयुक्त राष्ट्र के महासचिव जो है ना, जिनका नाम एंटोनियो गुटेरस जो है, उन्होंने निजी निगमों को इस तरह से प्रथाओं को दूर रहने और अपनी तरीके से सुधारने की चेतावनी दी। हरित धुलाई के लिए 0 टॉलरेंस होगा। अब हरित धुलाई है क्या, इसके बारे में भी जान लेते हैं भाई, यही तो मेन एग्जाम में पूछेगा। तो हरित धुलाई जो है एक ऐसा शब्द है जिसका उपयोग बड़े बड़े जो कॉर्पोरेट या निगम जो है उनके द्वारा इनकी गतिविधियों और जलवायु के अनुकूल रूप से चिन्हित करने के लिए इसको वर्णित किया जाता है। बड़े बड़े कॉर्पोरेट में ऐसे काम किया जाता है। हालांकि इनमें से कई दावे असत्य माने गए और भ्रामक माने गए हैं। वे संस्था की छवि को बढ़ाने और लाभ प्राप्त करने की मदद से जलवायु परिवर्तन के खिलाफ कुछ भी ऐसा नहीं है। तो सिंपल सा कि ग्रीन वॉशिंग क्या है, तो एक ऐसा शब्द जिसका उपयोग बड़े बड़े कॉर्पोरेट या निगमों की उनकी गतिविधियों को जलवायु के अनुकूल से रूप से चिन्हित करने के लिए इसको बनाया जाता है ना। तो इससे संबंधित ये बातें कही गई है। लास्ट जो है जिसको हम प्रारंभ है, लास्ट अगर बात करें प्रारंभ है, प्रारंभ खबर में क्यों है, तो भारत का पहला निजी तौर पर विकसित पर्यवेक्षण यान जो है हैदराबाद की स्थित स्काई रूट का विक्रम एस नाम का श्रीहरिकोटा जो में देश का एकमात्र स्पेस पोर्ट अपनी पहली उड़ान भरने के लिए पूरी तरीके से तैयार है। तो प्रारंभ जो है भारत का पहला निजी प्राइवेट, है ना, विकसित आपका प्रेक्षण है आपको जो हैदराबाद बेस पे आधार पर यह मिशन जो है इसको विक्रम एस को एक उपकक्षीय उड़ान में 3 ग्राहक उपग्रह को ले जाने के लिए देखेगा। विक्रम एस सिग्नल स्टेज, है ना, लॉन्च करती है उपकक्षा में। विक्रम रॉकेट 290 किलो से लेकर 560 किलो तक के पोलैंड के सूर्य तुलना कक्षा में जाएगा, है ना। तो इससे समझिए, तो प्रारंभ भारत का पहला जो होगा वो क्या है भाई, तो विकसित किया, ये एकमात्र पहला प्राइवेट आप कह सकते हैं, है ना, या निजी तौर पर कह सकते हैं विकसित किया गया है, ये है प्रारंभ। आप इस चीजों को देख सकते हैं, ठीक है। तो ये मुक्त रूप से था करंट अफेयर जो सबसे प्रमुख था। आज के लिए इतना है, फिर से मिलते हैं और जल्द ही हम लोग MCQ लेकर आ रहे हैं सैटरडे को, है ना। एक पूरी सप्ताह की जो MCQ होगा उसी MCQ पर आधारित आपका करंट अफेयर होगा। सो थैंक यू वेरी मच, मिलते हैं फिर से दूसरे वीडियो।